बार-बार इतना एफडीआई का शोर मचता है और बाकी सब चीज़ें होती हैं। क्या एफडीआई हमारे देश में आती ही नहीं है? हम लोग देखते हैं कि लाखों करोड़ के, हज़ारों करोड़ के जो है एमओयू साइन होते हैं, बड़े-बड़े जो एफडीआई लाने के जलसे होते हैं, सेमिनार होते हैं और सरकारी जो तामझाम, ढोल-ढमाकों के साथ में ये सब मेले-ठेले होते हैं। लेकिन उसमें आता तो कभी कुछ दिखाई देता नहीं है। अगर 1 डेढ़ लाख करोड़ के एमओयू साइन होते हैं तो मुश्किल से पूरे साल भर में या 2 साल में, 5 साल में 10-20 हजार करोड़ रुपए की एफडीआई आती हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? बेसिकली हमारे देश में रेड टेपिज्म सबसे बड़ी समस्या है। गोयल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। बार-बार इतना एफडीआई का शोर मचता है और बाकी सब चीजें होती हैं। क्या एफडीआई हमारे देश में आती ही नहीं है? आज एक उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आपके देश में आएगा, हम्म, अगर उसको लैंड एक्विजिशन में ही अगर 2 हम्म, साल का समय लग जाएगा, हम्म, तो वो क्यों हमारे देश में आना प्रेफ़र करेगा? दूसरे बिल्कुल। देश उनको रेडी विदिन 2 डेज़, 1 डेज़ में उनको लैंड और सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा। आज हमने देखा होगा कि अधिकांश एफडीआई वर्क विश्व में सबसे ज़्यादा अभी वियतनाम में जा रहा है, हम्म, ताइवान में जा रहा है, इसके पहले चाइना में जा रहा था। ये कोरोना एपिसोड के बाद में हम्म। कुछ कंपनीज़ का चाइना की तरफ से झुकाव कम हुआ है। मैंने सुना है कि करीब 1000 कंपनियां वहां से भागने की फिराक में हैं और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है हथियाने का ये बिजनेस। चाइना में अपना एस्टेब्लिशमेंट छोड़ करके किसी दूसरे देशों में नहीं जाती है। वो हम्म। अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम को वहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। अच्छा। क्या है कि वहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोई हम्म, भी कंपनी उसको ज़ीरो नहीं करना चाहती है। आज हम्म, वहाँ से मशीनरी ला करके दूसरे देश में कोई भी शिफ्ट नहीं करेगा। हम्म, वो नया इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर सकता है, हम्म, मगर उसके लिए सबसे पहले हमारे जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं, वहाँ के हम्म, अधिकारी हैं और हम्म, जो हमारे विभिन्न सत्ताधीश लोग हैं, उनको हम्म, समझना होगा, हम्म, बिना औद्योगिकरण के हम्म, राजस्व को और जीडीपी को और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को नहीं बढ़ा और किसी को टेक्निकल ग्राउंड्स में कि भाई आपका ये छोटा-सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, हम्म, उस वाले पेपर में क्लियर नहीं दिख रहा है, दूसरे में वही चीज़ सेम क्लियर दिख रही है। उसको हम्म, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए रोक देना किसी भी एंगल हम्म, में उचित नहीं। उनका जॉब यही होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है, उनके हम्म, विभाग से उनका नोडल अधिकारी उसको संपर्क करके उसको ऑनलाइन 10 मिनट के अंदर रेक्टिफाई करा ले। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि उनके ऊपर जॉब क्या यही होनी चाहिए। हम्म, क्या क्या इसका इसका असर जो है एफडीआई का और इसका असर कोरोना का भी हमारे देश पर पड़ेगा? देखिए, हमारा तो अपना साफ-साफ मानना ये है कि जिस तरीके से अभी हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें बोल रही हैं, आश्वासन दे रही हैं कि अगर कोई अपडेट हमारे को हम उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देंगे। हम्म, मगर जुड़ा हुआ हूँ, ये हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं, हम्म, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बातें। हम्म, ये केवल जुमला है, हम्म। हकीकत में ये सुविधा मिल नहीं रही है। अच्छा। और अगर हमारे यहाँ ये रेड टेपिज्म खत्म हो जाए, हम्म, तो आज की डेट में चूँकि हमारे पास कंजम्पशन हम्म, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, इतना हम्म। कंजम्पशन का स्कोप विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। अच्छा। तो हमारा देश एफडीआई के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन है। ओके। केवल रेड टेपिज्म उनको यहाँ आने पे रोकता है। और अच्छा। दूसरा, हमारे देश में कुछ कानून ऐसे होते हैं
वो बैक डेट से बदलाव कर देते हैं। भाई आप नया कानून ला रहे हैं कोई जिसमें टैक्स का असर आ रहा है, आज की डेट में टैक्स आप लगा रहे हैं और उद्योगपतियों को बोलते हैं कि भाई ये तो पहले गलती हो गई, हम बैक डेट से टैक्स लेंगे। आज जैसे आपने देखा होगा वोडाफोन का कुछ किस्सा है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास का सरकार डिमांड कर रही है और बिल्कुल। वो कोर्ट में पिछले 11 साल से चल रहा है। चल अगर रहा है। उस केस में वास्तव में दम होता तो वो 1 महीने में सुलझ जाता मामला। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन तो वो हुआ नहीं हमको ऐसा। अभी तक वैसा हुआ नहीं। और आज देखिए कि एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां आपसे छुपा नहीं है किस कगार पे खड़ी है वो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोरोना से लड़ाई के लिए और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना होगा? क्या वहाँ का जो आम आदमी है उसके लिए क्या करना होगा जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से उबरने के बाद में अर्थव्यवस्था भी उबर सके? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में खास तौर से जानना चाह रहा हूँ। उसके लिए मेरा सिंपल ये कहना है, आज की डेट में एमएसएमई मंत्रालय है, हम्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। हम्म, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि माइक्रो और स्मॉल स्केल हम्म, सेक्टर की अपनी प्राथमिकताएं अलग हैं हम्म, और मीडियम स्केल की अलग हैं। हम्म, चूंकि तीनों का एक ही मंत्रालय है, हम्म, जब हम मध्यम उद्योगों को कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं हम्म, तो हम ये माइक्रो और स्मॉल उद्योगों के साथ में पूर्ण न्याय नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो माइक्रो और स्मॉल के लिए मेरे हिसाब से एक अलग से मंत्रालय बनाने की जरूरत है। अगर अच्छा। हमको ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों बढ़ाना है और हम्म, रोजगार बढ़ाने हैं, पहला हम्म, पॉइंट तो एक ये है। हम्म, दूसरा, लघु उद्योग हम्म, और मध्यम उद्योग, जी। लघु उद्योग और माइक्रो, इनको ब्याज की दरों हम्म, आज इनको 12%, 13%, 14% में बैंक लोन देते हैं और हम्म, वो भी आसानी से नहीं देते हैं। हम्म, इसको अधिकतम 9% की दर से इनको लोन देना पड़ेगा, हम्म, तो उनको कैपिटल कॉस्ट कम होगी। हम्म, तीसरा, मेरा स्पष्ट मानना है, आज जो लेबर लॉ है, हम्म, आज एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो लेबर लॉ लागू होते हैं, जी। वो एक जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है उद्योग, हम्म, उसके हम्म, ऊपर भी वही सब लेबर लॉ लागू है, सारे हम्म, कंप्लायंस के नियम कायदे वो लागू है। हम्म, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? जो लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो उद्योग होते हैं, हम्म, वहां पे जो ओनर होता है हम्म, वही मार्केटिंग करता है, हम्म, वही सरकारी विभागों से फॉलो अप करता है, हम्म, वही अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाता है, वही हम्म, कलेक्शन करता है। हम्म, तो ये इतने ज्यादा रिटर्न के कंप्लायंस वो कैसे फुलफिल कर पाएगा? हम्म। तो उसमें उनको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो उनको लोन मिलता है उसमें भी किसी तरह की छूट या मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए? हाँ, उसमें बहुत सारी छूटें उनको ऑलरेडी, कुछ सब्सिडी, इंटर सब्सिडी, ये हम्म, ऑलरेडी सरकारों के द्वारा दी जा रही है। अच्छा। जब वो जब वो उद्योगपति, नया एंटरप्रेन्योर जब उद्योग लगाने के लिए जाता है, हम्म, जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के उसके पास में आती और हम्म, वो अपना काम शुरू करता है, तब वो स्पष्ट सोचता है हम्म, कि मेरे को ये सब्सिडी जिस दिन मेरा उत्पादन शुरू होगा, उसकी हम्म, मुझे महीने भर के अंदर मिल जाएगी। हकीकत में ये सब्सिडियां उसको 3 से 5 साल के बाद में मिल रही हैं। अच्छा। जब तक उसके ऊपर में इतना बर्डन ना हो जाए कि हमारा ये कहना है कि अगर कोई उद्योग हम्म, ने उत्पादन कर लिया है, हम्म, वो माल बाजार में बिल काट रहा है, हम्म, जीएसटी में और रजिस्टर्ड और रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, तो हम्म, उसको
3 से 5 साल उसके सब्सिडी क्लियर करने में क्यों समय लग रहा है? उस उद्योगपति को नहीं देना होता है, वो तो उसके बैंक खाते में जिस बैंक से लोन लिया है उसे देना होता है। या तो सरकार ये करे कि जिस डेट में उस लघु उद्योग का या माइक्रो उद्योग का उत्पादन शुरू हो गया, उसके बाद का इंटरेस्ट वो सरकारें वहन करें। अच्छा। उद्योग बीमार नहीं होंगे, या फिर उसको एक 15 दिन के अंदर उसको रिएम्बर्स करके उसके खाते में भर उसको रिलीज करे। 3 साल का मतलब ये होता है, आज अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो 3 साल में दुगना हो जाता है। अगर मुझे 25% सब्सिडी सरकार ने दी तो वो अमाउंट ब्याज वो तो मुझे नहीं के बार समझ लीजिए ज्यादा, तो मैं बैंक को ब्याज दे दिया मैंने 3 साल में 40 से 50% ज्यादा का अमाउंट हो जाए, जबकि उस स्मॉल स्केल उद्योग को 8% में ब्याज नहीं, उसको बैंक के 12 से 13% चार्ज करती है। तो करीब करीब अगर मान लीजिए उसने 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलनी है, तो जब तक वो बैंक को 20 लाख का 3-4 साल में 20 लाख तो उसको एडिशनल ब्याज दे चुका होता है, जो कि उसने उद्योग लगाते समय कहीं भी कैलकुलेट नहीं किया होता। ये हमारे देश में इनको बीमार होने का मुख्य कारण है। दूसरा, आज की डेट में सरकारी विभाग, बड़े पीएसयू, बड़े उद्योग ये एमएसएमई को ये जब माल खरीदते हैं तब ये बोलते हैं कि पेमेंट इमीडिएट, जैसे ही आपका माल आएगा पास होगा हम इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, या विद इन 30 डेज पेमेंट दे देंगे। और ये जो है उनको 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सरकारें बड़े उद्योगों को प्रेशराइज नहीं करती है कि आप एमएसएमई को पैसा जल्दी रिलीज करिए। अभी भी वर्तमान में लॉकडाउन के कारण से एमएसएमई को उसके ड्यूज बिल्स का सरकारी उद्योगों से, सरकारी उपक्रमों से, बड़े उद्योग प्राइवेट निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों से पेमेंट नहीं मिला है। अगर सरकार उनके ऊपर दबाव पूर्वक ये बोले कि भाई आप 7 दिन के अंदर एमएसएमई का पैसा आप रिलीज कर दीजिए, ठीक तो है। एमएसएमई को बैंकों के पास में अभी एडिशनल लोन लेने की जरूरत नहीं है और उनका कारोबार और उत्पादन पुनः आसानी से चालू हो सकता है। अच्छा। और सरकार को राजस्व भी मिल सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। आज आपने एमएसएमई के पास जी पूरा कर आज लीजिए। एमएसएमई आज एमएसएमई के पास पैसा नहीं है, तो वो अपना प्रोडक्शन को दोबारा कैसे रिज्यूम करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आपने अभी सरकार को आपने एक हमने मुद्दा। सुझाव दिया था, हम्म सरकार को हमने सुझाव दिया था कि इनकम टैक्स के रिफंड, जीएसटी के रिफंड और जितने भी तत्काल पेंडिंग रिफंड है जो ऑलरेडी ड्यू है, जिसमें कोई भी इशू नहीं है, उनको तत्काल रिलीज किया जाए। सरकार को वो बातें समझ में आई, उन्होंने अभी उसको प्रायोरिटी दी है, कुछ उसको रिलीज करना शुरू किया है। सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है टैक्स में, जीएसटी में, अभी 5-5 6-6 महीने का बैकलॉग चल रहा था, उनको हमने सुझाव दिया कि जितनी जल्दी आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रिलीज करेंगे, वो अपने सप्लायर और वेंडर को पैसा रिलीज करेगा, सप्लायर वेंडर मार्केट में पैसा रिलीज करेंगे, तो पैसा बाजार में आएगा, लोग पुनः सामान खरीदेंगे, तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अगर सरकार 5 महीने पहले उस पैसे को रिलीज कर देती तो 50% सरकार को, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए 5 महीने पहले रिलीज किया होता, तो सरकार को 5 महीने में 50,000 करोड़ रुपए जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर चेन रेवेन्यू के रूप अच्छा, में ऑलरेडी होता है। वापस आ चुका होता। ये बिल्कुल सही। बातें जो है ये हमारे नीति निर्माताओं को
अपने जहन में बिठानी होंगी। आपने आपने अपने लेख में एक जगह पर ये भी कहीं कहा था कि जिन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है उनकी सैलरी जो है उसमें कटौती की जाए। जैसे सपोज किसी को 5 लाख की सैलरी मिलती है तो कम से कम उसका अभी मेरा 25% ये काट। मानना है, जी। मेरा मानना ये है कि हम्म। कोरोना संकट काल चल रहा है और हम्म। अर्थव्यवस्था को काफी इससे नुकसान हम्म। हुआ है, उद्योगों हम्म। को भी नुकसान हुआ है। हम्म। जब कोई उद्योग, उनको मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है, हम्म। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही है, हम्म। बैंकों को ब्याज देना पड़ रहा है हम्म। और भी कुछ फिक्स खर्चे हैं उनको देना पड़ रहा है। तो जब सभी लोग, जब वो उद्योग नुकसान में चल रहा है, हम्म। वो व्यापार नुकसान में चल रहा है, तो सभी को उसने अपने हिस्से की आहुति देना चाहिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे हम्म। वो सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे वो निजी कंपनी का डायरेक्टर हो, उसको कम से कम 25% अपनी सैलरी 1 साल के लिए वॉलंटरली छोड़ देना चाहिए कि भाई आप, चूंकि कंपनी नुकसान में है और अभी उसके ऊपर में काफी दबाव है, तो हम 25% तनख्वाह नहीं लेंगे। और जो अतिरिक्त भत्ते हैं तो उसके ऊपर भी 1 साल तक के लिए लगाम लगाई जानी चाहिए। ऐसा करने हम से लोग। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो कम हम्म। होगी, मैं तो अब जिससे आपसे थोड़ा सा क्विक चीजें समझना चाहूंगा। बहुत छोटे छोटे हाँ में बोलिए। चीजें जानना चाहूंगा। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, उसके लिए 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? रियल एस्टेट सेक्टर को, चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर की प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। हम्म। पिछले 3 सालों में जो प्राइसेस थी उससे करीब करीब 20 से 30% प्राइसेस एक्चुअल में कम हुई है। जी। तो सरकारों को तत्काल कलेक्टर गाइडलाइन हम्म। 30% कम करें, जिसके जी। कारण से करीब करीब 7 से 8 लाख करोड़ की रेडी टू पोजीशन हम्म। अनसोल्ड इन्वेंट्री बाजार में हम्म। पड़ी हुई है। वो हम्म। बाजार में बिक करके वो हम्म। पैसा अर्थव्यवस्था में आकर के उन्हें राजस्व सरकार को देने लगे। सरकार आसान शर्तों पर हम्म। लोगों को लोन अवेलेबल कराए तो बाजार समान, तो व्यापार बढ़ेगा, हम्म। व्यापार तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, हम्म। उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक इसके लिए एक मैंने जी, मैंने पूरा। सरकार को मैंने सरकार को सुझाव दिया है हम्म। कि वर्ष 2020-21 के लिए जिस भी व्यापार जगत की या इंडिविजुअल की हम्म। 50 करोड़ से कम की इनकम है, हम्म। उसको फ्लैट 10% इनकम टैक्स कर दिया जाए। अच्छा। तो उसके हाथ में हम्म। उसको ऋण के चुकाने की क्षमता बढ़ जाएगी हम्म। और ऋण लेने की, तो वो कैलकुलेट करता है कि ये इस उद्योग की रीपेमेंट की क्षमता है कि नहीं। हम्म। अगर हम 30% जो भी टैक्स लग रहा है हम्म। उसको 10% कर देंगे हम्म। तो 20% वो उसकी ऋण को चुकाने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो बैंक उसको लिबरल करके लोन देंगे। जब अच्छा। आसान किस्तों में लोन देने लगेंगे हम्म। तो हमारे निवेश बढ़ेगा, हम्म। रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा हम्म। हम्म। और कुल मिला के हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम्म। मेरा मानना स्पष्ट है, अगर जी। ऐसा किया जाता है तो हम आने वाले 5 सालों में हमारा राजस्व कलेक्शन कम से कम 5 गुना कर सकते हैं। ये बताइए कि क्या सेंट्रल एक्साइज है, कस्टम्स है और सर्विस टैक्स वगैरह, ये सब जितने भी टैक्सेस हैं, इनमें अगर किसी तरह से छूट दी जा सके तो उसका फायदा कारपोरेट सेक्टर को और व्यापारियों को, छोटे और लघु मध्यम जो हमारे उद्योग हैं उनको मिल पाएगा, उसका फायदा होगा। एक्चुअली वर्तमान में जो जीएसटी रिजीम है हम्म। इसमें पहले व्यापारी को जितना भी टैक्स पटा करके व्यापारी आता है हम्म। और दूसरे को उसका क्रेडिट मिल जाता है। जी। अगर किसी हम एक सर्टेन सर्टेन सेक्शन को अगर हम छूट देते हैं जी। तो उसका, उससे जो खरीदने वाला उद्योग है, व्यापारी है, हम्म। जी। वो उससे खरीदना बंद कर देगा। हम्म। तो इसका
जो मूल कॉन्सेप्ट है जीएसटी का फुलफिल नहीं होगा तो वो एक कॉन्सेप्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसके बजाय हम इनकम टैक्स की दरों में कमी करके हमारा जीएसटी का राजस्व अपने आप बढ़ जाएगा। जब हमारे आम उपभोक्ता के पास खर्च करने लायक पैसा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो वो जाके बाजार में खर्च करेगा, बिल्कुल। तो सरकार के पास राजस्व बढ़ेगा। तो आज सरकार जिसके ऊपर 28% जीएसटी ले रही है, तो सरकार उसको भविष्य में 18% कर सकती है। तो ये आपका सुझाव है जिनसे कि भारत जो है कोरोना की महामारी के बाद में अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस ला सकता है। और मेरा मेरा ख्याल है 100% विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि अगर ऐसा सरकार करती है। और एक मैंने अपने पूर्व वार्ता में सुझाया था कि सरकार एक काल में एक बैरर बॉन्ड भी लाना चाहिए, जिसके 7 साल का लॉकिंग पीरियड हो। इसमें अगर हम 7 साल लॉकिंग पीरियड में अगर ये बॉन्ड लागू कर देते हैं और सरकार देश की जनता कि भाई हम इसमें जो है सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछेंगे, और ये जो 7 साल जब ये कोई भी व्यक्ति अपने खातों में, चूंकि ये बैरर बॉन्ड है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मुक्त रखेंगे, ऐसा आज डिक्लेयर कर देती है। तो जो आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं हो, बैंकिंग चैनल में आ जाएगा। लोग उसका निवेश उद्योग धंधों में करेंगे, रियल एस्टेट परचेज करने में करेंगे। तो जो रियल एस्टेट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका उसका समाधान निकल जाएगा। दूसरा, बाजार में डिमांड निकल जाएगी। तीसरा, जो हमारा शेयर बाजार है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें सभी पक्षों को फायदा ही फायदा है। सरकार को शॉर्ट टर्म में 20% इनकम टैक्स का नुकसान होगा, जो कि साल के अंत में उसका 2 गुना 40% रेवेन्यू कोरोना संकट के बावजूद सरकार को जीएसटी के रूप में वो रेवेन्यू मिल जाएगी। बहुत सारे अच्छे आपने सुझाव दिए हैं विजय जी। अब हम इस बात को यहीं विराम देंगे क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। अगर सरकार आपके बताए हुए सुझावों का 50% भी इम्प्लीमेंट कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के इस संकट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले दिनों जिस तरीके से एक बात दिखाई दी थी कि कुछ 5-7 हजार करोड़ रुपए के एनपीए कुछ कंपनियों के हो गए और उसके ऊपर बहुत हंगामा भी मचा। 5-7 लाख जी 5-7 लाख करोड़ रुपए के, हाँ हजार बोला सर। नहीं, ये तो मैंने जो अभी 5-7 दिन पहले हुआ था सिर्फ उसके बारे में कहा। तो टोटल जो है वो तो 5 से 6 लाख करोड़ का है ही। जो पब्लिश सरकार ने जिसको डिक्लेयर कर दिया वो 6 लाख करोड़ है, और हकीकत में 9 लाख करोड़ के फिगर है, और जब भी सरकार उसको डिक्लेयर कर दे। क्या आपका मानना है कि अगर सरकार ने कोरोना के इस वक्त में सही कदम नहीं उठाए तो इस साल के अंत तक हमें कोई भयानक परिस्थिति दिखाई देगी, हमारा एनपीए बहुत बड़ा दिखाई देगा? करीब करीब 6 से 7 लाख करोड़ का नया एनपीए लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से और लघु उद्योग, एमएसएमई इस सेक्टर से देखने को मिलेगा। अभी जो एनपीए हुआ है वो बड़े उद्योगों में हुआ है, बड़े कारोबार जगत में हुआ। ये सेक्टर भी